अरुंधति तेजी से उसके अंदर दाखिल हुई और किसी डॉक्टर को ढूंढने लगी। जल्द ही वहां पर उसे एक गले का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल गया। वह उसके केबिन में तेजी से अंदर दाखिल हुई और वहां जाकर बैठ गई। उसके इशारे से डॉक्टर को अपने आप को देखने को कहा। डॉक्टर ने देखा कि उसके गले पर लाल निशान बने हुए हैं। क्या आपको किसी ने मारने की कोशिश की या आपने आत्महत्या करने की कोशिश की है? अरुंधति ने टेबल पर रखा हुआ पेन और एक पेपर लेकर उस पर लिखने लगी। वह पेपर डॉक्टर को दिखाते हुए कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं, आप मेरे गले की जांच करें। ये कहते हुए उसने अपनी कमर से एक सोने का सिक्का निकाला और उस डॉक्टर के सामने रख दिया। डॉक्टर सिक्के को उठाकर इधर उधर करके देखने लगा। सिक्का प्योर गोल्ड का था। डॉक्टर ने सिक्का अपने जेब में रखा और अरुंधति की जांच करने लगा। उसने जल्द एक इंजेक्शन अरुंधति को लगा दिया और कुछ घंटे ओरल ट्यूब लगाकर कहने लगा कि इससे आपको 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा। अरुंधति दवाइयों को लेकर डॉक्टर के केबिन से बाहर निकली और तेजी से छल्ले के अंदर प्रवेश कर गई। जल्द ही मॉडर्न वर्ल्ड का छल्ला भी गायब हो गया और अरुंधति जाकर दरवाज़ा खोलती है। माया बाहर से परेशान होकर दरवाज़ा लगातार खटखटा रही थी। राजकुमारी, आप कुशल तो है? माया राजकुमारी को अपने सामने देखकर कहने लगती है। अरुंधति उससे इशारे में कुछ कहती है। माया, मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हूँ, इसलिए कोई भी मुझे परेशान न करे। माया उसके इशारों को समझकर हाँ में सिर हिलाती है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। राजकुमारी अरुंधति अपने बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चली जाती है। संध्या का समय हो चुका था। अरुंधति अंगड़ाई लेते हुए अपने बिस्तर से उठी तो उसके अपने गले में दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे आराम महसूस हो रहा था। अब उसे वह दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने धीरे से माया को आवाज़ दिया। माया दरवाजे के पास बैठी हुई सो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर वो कमरे के अंदर आया। आप ठीक तो है राजकुमारी? माया प्रसन्न होते हुए राजकुमारी से कहा। हाँ, मेरा गला बिल्कुल ठीक है, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? अरुंधति ने माया को खाना लाने को कहा। थोड़ी देर में माया खाना लेकर उसके पास आई और उसको खाना देकर उसी के पास बैठ गई। अरु कुछ गहरी सोच में डूबी हुई खाना खा रही थी। माया ने अरुंधति से कहा, किस सोच में है राजकुमारी? माया, एक बात बताओ, मेरा गर्भवती होने का कब पता चला? मेरा राजकुमार से विवाह कैसा हुआ? सभी लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? अरुंधति ने माया से पूछा। माया को गौर से अरुंधति को देख रही थी। ऐसा क्या देख रही हो? माया को खुद की तरफ देखते हुए देखकर अरुंधति ने माया से कहा। आपको कुछ भी याद नहीं है? माया ने एक बार फिर अरुंधति पर यकीन ना करते हुए कहा। मैंने कहा ना, उस एकांतवास में मैं बीमार हो गई थी जिसके कारण मेरे मस्तिष्क में से मैं बहुत सी चीज़ें भूल गई हूँ। क्या तुम मुझे पूरी बात बताओगी? अरुंधति खाना खाते हुए माया से कहने लगी। आपके गर्भ के बारे में तो आपके विवाह के 1 माह पहले ही पता चल चुका था। माया ने अरुंधति के गिलास में पानी भरते हुए कहा। क्या? अरुंधति जोर से चीखी। उसके हाथ का कोर उसकी थाली में गिर गई। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सही कह रही हूँ राजकुमारी, आप विवाह से पहले गर्भवती थी। माया ने धीरे से कहा ताकि कोई सुन न ले। अरुंधति हैरान हो रही थी। ये क्या माजरा है? यह नए नए राज खुलते जा रहे हैं। अरु के अंदर की नैना हैरान होते हुए अपने आप से कहने लगी। अरुंधति ने अपना सर झटका, फिर माया की तरफ देखकर कहने लगी, क्या तुम मुझे शुरू से बता सकती हो? माया ने अपने पैरों को समेटते हुए उसी के पास बैठ गई। मैं आपके साथ बचपन से हूँ। जब आप बहुत ही छोटी थी तब मैं आपके राय निवास में आपके साथ खेलने के लिए लाई गई थी। आप बहुत ही सुंदर और स्वभाव की सरल थी। आपकी बहन नयन हमेशा से चालाक और आपसे जलने वाली थी। जब आप थोड़ी सी बड़ी हुई तो आप अपने भाइयों के साथ गोकुल शिक्षा के लिए गई। वहीं पर राजकुमार नयन और उसके भाइयों की भी शिक्षा के लिए गोकुल में थे। आप शुरू से ही राजकुमार राज को बहुत ही पसंद करती थी और हमेशा उनके आगे पीछे घुमा करती थी। वही नयन भी राजकुमार को पसंद करती थी। वह उनके सामने हमेशा एक बेचारी लड़की बनी रहती थी। वह हमेशा अपने लिए कठिनाइयाँ पैदा करती, अपनी सारी गलतियाँ आपके सर पर मढ़ देती थी। आपको पूरे गोकुल में एक बुरी लड़की साबित कर देती, जिससे राजकुमार आपसे बहुत ही चिढ़े रहते थे। वो आपको पसंद नहीं करते थे। वह हर समय नयन के साथ ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन गुरुदेव ने आपको नयन के साथ राजकुमार आदित्य के पीछे बैठा दिया। हम सभी दास दासी एक किनारे में खड़े थे। राजकुमार नयन राज के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से आपके साथ बैठना पड़ गया। वह इस बात से बहुत ही चिढ़ गई थी। इसमें भी उन्हें आपकी गलती नज़र आ रही थी। वह आपको सजा देना चाहती थी कि तभी उन्होंने आदित्य को पीछे से जोर से धक्का दे दिया, जिससे आदित्य का सर जमीन पर जा लगा और वहां से रक्त निकलने लगा। यह देखकर नयन बहुत ही डर गई। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो सारा दोष आप पर लगा दिया गया। मैंने और
आपने बहुत ही सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। तभी राजकुमार राज ने आपके सामने आकर आपके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आप उस मार से इतनी दुखी हुई, फिर इसके बाद दोबारा गोकुल शिक्षा के लिए कभी नहीं गई। आपकी सारी शिक्षा दीक्षा आपके पिता देवराय जी ने घर पर ही की है। इधर नयन को राजकुमार राज से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिल गया। राजकुमार राज नयन को बहुत ही पसंद करने लगे। खटखट, तभी दरवाजे पर किसी के जोर जोर खटखटाने की आवाज़ आई। राजकुमारी अरुंधति और माया की बातचीत का सिलसिला वहीं पर टूट गया। माया अरुंधति के पास सर उठकर तेजी से अंदर से दरवाज़ा खोला। देखा दासी एक चीनी का प्याला लिए हुए खड़ी थी। क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? वो भी इस समय माया ने दासी से पूछा। ये काढ़ा राजकुमार राज ने राजकुमारी अरुंधति के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, ये काढ़ा याद करके पी ले और बाद में मीठी गोली खा ले। ये कहते हुए दासी ने माया को वह प्याला पकड़ा दिया और वहाँ से चली गई। माया ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह प्याला अरुंधति को पकड़ाते हुए कहा, ये राजकुमार राज ने भेजा है। अरुंधति ने काढ़े की तरफ देखा भी नहीं और हाथ धुलकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसकी आंखों में नींद थी। शायद उन दवाइयों की वजह से अरुंधति को और भी बहुत कुछ माया से जानना था, लेकिन वह अब किसी और दिन पूरी बात सुनेगी। अभी तो उसे बहुत ही नींद की जरूरत थी। दूसरे दिन महल में चारों तरफ रौनक छाई हुई थी। सब दास दासी आपस में हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। पूरे महल में खाने की सुगंध फैली हुई थी। बड़े से मैदान में बड़ी सी चटाई बिछाई गई थी और बैठने का स्थान बना दिया गया था। महल के एक तरफ बहुत से तरह के व्यंजन तैयार किए गए थे। दोपहर का समय हो गया था। लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। लोग महल के आंगन में भोजन ग्रहण कर रहे थे। इधर अरुंधति का प्रतिभोज में जाने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस आराम से माया के साथ बैठकर शतरंज खेल रही थी और साथ साथ बीच में चावल के बने हुए व्यंजन भी खाते जा रही थी। उसको इस भोज से कोई भी मतलब नहीं था। वही बाहर सभी की हंसी और शोरगुल की आवाज़ आ रही थी। चारों राजकुमार, चेतन, सारे मंत्री, उसके भाई पिता इसी कार्य में व्यस्त थे। यह राज्य और राज्यसभा के राजा रानियां और भी लोग थे, क्योंकि इस प्रतिभोज के बाद उन सभी को अपने राज्य वापस जाना था। राजकुमारी सुलोचना के पिता भी आए हुए थे। सभी राजा एक स्थान पर बैठकर सोने चांदी के थालियों में खाना खा रहे थे। वही दास जल्दी से जल्दी हर तरह के व्यंजन उनकी थाली में डाल रहे थे। राजा टहलते हुए निरीक्षण कर रहे थे कि किसी के भी आ वक्त में कोई कमी न रह जाए। अरुंधति खेलते हुए थक गई थी और अपनी जगह से अंगड़ाई लेते हुए बाहर की तरफ निकली और अपने चारों तरफ देखने लगी। उसके छोटे से बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हुए थे। उसकी रसोई से भी खाने की सुगंध उठ रही थी। वही दूर से हंसी मजाक की आवाज़ शोरगुल आसानी से सुना जा सकता था। थोड़ी देर के बाद अरुंधति वापस अपने कमरे में आई और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और आंखें बंद कर ली। माया अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ चली गई। तभी शोर हंसी मजाक की जगह अजीब से शोर ने ले ली। अरुंधति को सुनाई देने लगा जैसे बहुत सारे लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हो, भागने की आवाज़ आ रही थी। अरुंधति अपने बिस्तर से उठ गई। माया माया, उसने माया को लगातार आवाज़ देने लगी। तभी माया दौड़ती हुई कमरे में आती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसको इतना डरा हुआ देखकर अरुंधति को कुछ बड़ा होने की आशंका हुई। क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, माया ने डरते हुए अरुंधति से कहा। अरुंधति का अंदर से दिल बैठ गया। ऐसा क्या हो गया? माया ने बताया कि बहुत चल रहा था। तभी लोगों के पेट में दर्द होने लगा और सभी को चक्कर और उल्टी होने लगी और देखते देखते पूरे राज्य में यह रोग फैलता ही जा रहा है। यहाँ तक कि बाहर से आए अन्य राज्य के राजाओं की भी हालत इसी तरह से हो रही है। चारों तरफ मूर्छित होकर गिर रहे। अरुंधति ने जब यह सुना तो वह तेजी से खड़ी हुई और माया के साथ भागते हुए उस स्थान पर पहुंची जहाँ पर भोजन चल रहा था। उसने देखा कि सभी एक लोग पेट पकड़कर इधर से उधर लुढ़क रहे हैं। सबके मुंह से फेना निकल रहा है। कुछ लोग उल्टियाँ कर रहे हैं। वही अन्य राज्य के वेद, राजकुमार, सैनिक उन सबको संभालने में लगे हुए हैं। रुको राजकुमारी, अरुंधति ने चीखते हुए उन लोगों से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग अपनी जगह पर रुक गए। दूर हटो राजकुमारी, अरुंधति ने तेज चीखते हुए उन लोगों से कहा। राजकुमार आदित्य अरुंधति के पास आकर उनसे कहने लगे, आप यहाँ से जाइए। राजकुमारी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? यह रोग फैल रहा। राजकुमारी अरुंधति उसकी बात न सुनते हुए उनसे कहने लगी, राजकुमार आदित्य, आप सब पीछे रहिए और किसी चीज़ को किसी को भी हाथ न लगाए। सारे राज्य वैद्यों को बुलाए। यह हैज का रोग है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलेगा। आप लोग किसी को भी हाथ नहीं लगाएगा। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आदित्य के पास आया। राजकुमार आदित्य नर्थ हो गया। रानी रूपमती भी इसी रोग की चपेट में आ गई। इतना सुनते ही अरुंधति और राजकुमार आदित्य सिपाहियों के साथ तेजी से महल के अंदर आ गए, जहाँ पर रानी रूपमती अपने पेट पकड़े दर्द से चिल्ला रही थी। राजवेद उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे। राजवेद उनसे दूर रहिए। राजकुमारी ने तेज आवाज़ में राजवेद को रानी से दूर रहने को कहा। राजा ने जब अरुंधति को देखा तो थोड़े नाराज होते हुए कहा,
ये क्या कह रही है? राजकुमारी, रानी को औषधि की ज़रूरत है। महाराज, ये अछूत की बीमारी, अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो राज्य ही नहीं, आसपास के सभी राज्य भी इस चपेट में आ जाएंगे और देखते देखते पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा। राजकुमारी ने परेशान होते हुए उन लोगों से कहा। राजा यह सुनकर डर गया। तभी कुछ सिपाही अंदर भागते हुए आए। महाराज, स्थिति बहुत ही विकट होती जा रही है। किसी भी राजा वैद्य से संभाला नहीं जा रहा। कुछ राजा वैद्य भी इसकी चपेट में आ गए हैं। महाराज, सबसे पहले एक गड्ढा खुदवाइए और उल्टी करने वाले को वही ले जाइए। उन लोगों को उल्टी करने के बाद फौरन उसकी मिट्टी से ढक दी। अरुंधति ने राजा से बाद में मिट्टी को गड्ढे को खुदवाने के लिए कहा। इससे क्या होगा? राजकुमारी अरुंधति राजमहल के अंदर आते हुए राजकुमारी से कहने लगा। उनके चेहरे पे भी परेशानी झलक रही थी। राजकुमार, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करिए, और हाँ, आप लोग किसी को भी मत छुएगा जब तक मैं ना कहूँ। राजवेद, आप लोग कितने लोग हैं? अरुंधति ने राजवेद को तरफ कहते हुए कहा। राजवेद ने जल्दी से खड़े होकर कहा, हम लोग 30 से 40 हैं। बाकी अन्य राज्य के वेद भी हैं। ठीक है, आप सब राजवेद को इकट्ठा किए। महाराज, जैसे मैंने कहा वैसे ही करिए, और साथ में मरीजों के लिए एक छावनी बनाइए। जल्दी करें, वरना यह समस्या विकट होती चली जाएगी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर वह तेजी से वह महल के से निकलते हुए अपने निवास स्थान की तरफ चली गई। तभी राजकुमार राज अरुंधति के पीछे आते हुए कहा, राजकुमारी, मदद की ज़रूरत है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए, हम संभाल लेंगे। आप दूसरों को बीमार लोगों से दूर रखें। जो आपसे कहा गया वैसा ही करें। ये कहते हुए राजकुमारी जल्दी से अपने निवास स्थान की तरफ बढ़ने लगी। राजकुमार राज तेजी से वापस पलट गया और जैसे ही राजकुमारी ने कहा वैसे ही सिपाहियों से काम करवाने लगा। जल्दी पूरा महल छावनी में बदल गया और राजवेद्य भी उन सबको संभालने में लगे थे। बड़े बड़े बाहर की तरफ मिट्टी के गड्ढे खोद दिए गए थे। उल्टी करने वाले को बाहर ले जाया जा रहा था और जैसे ही राजकुमारी अरुंधति ने कहा वैसा ही कर दिया गया था। इधर राजकुमारी जल्द से जल्द अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। राजकुमारी ने जल्दी से अंगूठी को सामने किया। हॉस्पिटल, दवाइयों का स्टोर रूम, जल्दी वहाँ पर चक्कर बनाना शुरू हो गया। जल्दी बहुत बड़े स्टोर दवाइयाँ दिखने लगी। वो तीर की तरह उसमें प्रवेश कर गई और प्रवेश करते ही चारों तरफ कमरे को अपने आप ही बंद हो गए थे। राजकुमारी ने इधर उधर देखा। वहाँ बहुत बड़ा बॉक्स और ग्लव्स रखे हुए थे। उसने जल्दी से उसके कई बड़े से बॉक्स उठाकर जल्दी से उस चक्कर में डालने लगी। फिर उसने बहुत सारी ग्लूकोज की बोतल, इंजेक्शन के बड़े बड़े कार्टून उठाकर चक्कर से बाहर डालने लगी। वही उस स्टोर के कोने में एक बड़ा सा बैग दिखाई दिया। उसने वो बैग को उठाया और जल्दी उसमें दवाइयाँ भरने लगी। फिर उस बैग को चक्कर से बाहर फेंक दिया और खुद भी तेज़ी से निकल गई। जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर उसने रसोई में काम करने वाले लोगों को आवाज़ दी और उन सामान को महल में ले जाने को कहा और वह खुद भी रसोई में पहुंच गई। उसमें एक बहुत बड़ा घड़ा लिया और हल्का उबला हुआ पानी डाला। दवाइयों की रैपर खोलकर उसमें डालने लगी। यह बहुत ही समय ले रहा था। वह अकेले थी और दवाई हजारों के तादाद में थी। राजकुमारी की मदद की ज़रूरत थी। तभी लीला और आपसी रसोई के पास खड़े हुए दिखाई दिए। तुम लोग? हाँ, हमें लगा आपको हमारी मदद की ज़रूरत होगी। लीला और अब्सी ने इतने दिनों में अपने मालिक को अच्छी तरह समझ लिया था। सही समय पर आयो। जल्दी से यह दवाइयाँ इसके अंदर डालते रहो। इतना कहते ही तीनों तेज़ी से दवाइयों से घड़े में डालने लगे। दवाइयाँ ख़त्म करने के बाद उसने रैपर को एक बैग में भरकर छुपा दिया और दवाइयों को लकड़ी के बड़े से चम्मच से हिलाने लगी। जल्दी दवाइयाँ पूरी तरह से पानी में घुल गई। उसने जल्दी से सैकड़ों छोटी छोटी मिट्टी की हांडियाँ निकाली और लीला से कहा, दवाइयों को हिलाते हुए छोटी छोटी हांडियों में दवाइयाँ भरनी शुरू करो। अरुंधति ने जैसा कहा वैसा ही उन दोनों ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया और एक पत्ते से ऊपर से ढकने लगी।